Good morning, students. Welcome to the second day of our 10th class reflection chapter. In last class we have gone through reflection, and after that we'll go for spherical mirrors and ray diagrams. Before that, I want to take a quick recap on what is reflection. In our last class हमने पढ़ा था reflection is the bouncing back, B-O-U-N, bouncing back of light by any object. When light is falling, जब प्रकाश किसी वस्तु पे गिरता है वो वस्तु उसको वापस कर देता है, तो बाउंसिंग बैक या वापस आने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. और दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स. इसमें दो लॉ थे. फर्स्ट वन वाज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल वाज इन द सेम प्लेन. सेकेंड था थीटा आई is always equal to theta r. Angle of reflection is always equal to angle of incident. So this was the reflection of light. Now we will go to straight away types of reflection. हालांकि ये बहुत important नहीं है आपके लेसन में, फिर भी आपको जानना ज़रूरी है कि रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं. उसमें सबसे पहला आएगा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, या हिंदी में अगर बोलेंगे तो चमकीला परावर्तन. यानी कि जो साइनी सरफेस होते हैं, स्पेशली ग्लासेस, जो शीशा, मैंने दर्पण के बारे में बोला था, मिरर, जो मिरर्स होते हैं ये जो है हमेशा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन देते हैं. यानी कि जो रिफ्लेक्शन एकदम क्लियर हो, जिसकी पिक्चर एकदम क्लियर हो, वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में आता है. और ये ज़्यादातर जितने मिरर्स हैं ये देते हैं. लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 100% रिफ्लेक्शन दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं दे सकता. मैक्सिमम रिफ्लेक्शन 95% केवल प्लेन मिरर में है. प्लेन मिरर, इसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज़ 95% तक रिफ्लेक्शन नहीं दे सकती. इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों. व्हाट इज द रीजन? आपको पता है, डू यू नो, लाइट के जो दो फिनोमिनन है, रिफ्लेक्शन एंड दूसरा है रिफ्रैक्शन. अगर आप देखें, परावर्तन और अपवर्तन, ये दो इंसिडेंट्स लाइट में ज़्यादा को देखने को मिलता है और आपको पढ़ना भी है इस लेसन में. रिफ्लेक्शन के बाद विल गो फॉर रिफ्रैक्शन. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फिनोमिना? रिफ्लेक्शन, यू नो, इट्स अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट जब लाइट को बाउंस बैक करता है तो रिफ्लेक्शन होता है, जिसके दो नियम हैं और जिस वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं. दूसरा रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट जब एक लाइटर मीडियम से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जाता है, यानी कि जो हल्का मीडियम है, जैसा एयर है, एयर से जब ये वाटर में प्रवेश करता है तो वाटर एयर से ज़्यादा डेंसर है, और सॉलिड या ग्लास उससे ज़्यादा डेंसर है. तो जब लाइट एक रेयरर मीडियम से, रेयरर यानी कि हल्का सरल, एक होता है डेंसर यानी कि घना, तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो वो अपना नॉर्मल का तरफ बेंड हो जाता है. तो ये बेंडिंग पैटर्न को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. यहाँ पे मेरा रिफ्रैक्शन तो हम अगले टॉपिक में पढ़ ही रहे हैं डिटेल में. उससे पहले, बिफोर दैट, व्हाई इवन प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट ओनली 90%? ये 5% कहाँ जाता है, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ होते हैं, है ना मज़ेदार बात. लेकिन हमको अलग अलग पढ़ाया जाता है, मैंने भी अलग अलग ही पढ़ा था. इसको जानने से पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको दिखाना चाहता हूँ. इफ यू सी ए मिरर, सपोज दिस इज अ मिरर, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ. आप देखेंगे एवरी मिरर हैज सम लेवल ऑफ थिकनेस, उसमें एक मोटाई होता है. ग्लास अगर आप देखेंगे तो अगर ये मिरर है
इसके तरफ में पेंट है, ये शाइनी है और ये जो है रफ है। तो ये जो एक रफ साइड है ये थिकनेस के पीछे होता है। तो थिकनेस वजह से जैसे इसमें लाइट जब अगर आप इसमें देखेंगे लाइट रे गिरेगा तो अब यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ये तो आपने पढ़ा है। बट जब ये लाइट यहाँ पॉइंट को टच करता है आप देखेंगे यहाँ से लाइट जो है बेंड होके नीचे को आएगा। ये जो बेंडिंग है बेंड होके आएगा, फिर सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप देखेंगे इस तरह के रिफ्लेक्शन होते रहते हैं। जब ये लाइट एंटर करता है तो 100% वापस नहीं जाता, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, ये 95% वापस जाता है। ये जो 5% का डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस रिफ्रैक्शन की वजह से आ रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यानी कि इस पॉइंट से, नॉर्मल पॉइंट से लाइट अंदर को बेंड होता है क्योंकि उसका थिकनेस है, उस थिकनेस के अंदर वो ट्रेवल करता है। उसके बाद फिर एक सेकेंडरी रिफ्लेक्शन देता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिफ्लेक्शन। सेकेंडरी रिफ्लेक्शन, ये प्राइमरी रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से ये सब्सिक्वेंट रिफ्लेक्शन होते रहते हैं। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है रिफ्रैक्शन, जिसके वजह से चीजें 100% रिफ्लेक्शन नहीं दे सकती। ओनली प्लेन मिरर कैन गिव 95% रिफ्लेक्शन, अदरवाइज बाकी चीजें उससे कम देती है। ये जब समझने के लिए, सिंस दिस बोथ फिनोमिनन took place और taken place simultaneously, ये अलग अलग नहीं है, एक साथ ही होता है। बट हम स्टडी कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के लिए तो वी विल कंसर्न विद रिफ्लेक्शन नाउ। तो फर्स्ट टाइप का रिफ्लेक्शन जो मैंने आपको बताया था वो था, रिफ्लेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला था स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम रेगुलर भी बोल सकते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। हिंदी में जैसे मैंने बताया चमकीला। अगर एक प्लेन मिरर में आप रिफ्लेक्शन देखिए, आप आईना में, शीशा में जब अपना आप इमेज देखते हो तो एकदम क्लैरिटी के साथ देखते हो। तो जो इमेज, जो रिफ्लेक्शन एकदम क्लियर होता है उसको बोलता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। सिंपल सा एग्जांपल है, ग्लास मिरर में जो भी रिफ्लेक्शंस होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। सेकंड इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज का मतलब बिखरा हुआ, हिंदी में बोलते हैं बिखर जाना। कोई चीज जब बिखर जाता है, बिखरना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जब आप देखेंगे कोई इर्रेगुलर सरफेस है, मान लीजिए इस मिरर को ही, मान लीजिए यही मिरर है, इस मिरर में अगर गंदगी जम जाए, डॉट्स आ जाएं, सरफेस खराब हो जाए, यानी कि इसकी पीछे की पेंटिंग अगर खराब हो जाए तो आपको देखिए उसमें धब्बे दिखाई देंगे, स्पॉट्स दिखाई देंगे। तो जब लाइट इस पे गिरेगा तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा ये क्लियर नहीं होगा। इसके अलावा और भी नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप स्टील का बर्तन आप नया खरीद के लाते हैं, थाली, आप उसमें देखिए आपको शक्ल थोड़ा बहुत दिखाई देगा, अपना चेहरा, लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद उसमें आपका चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि आप उसमें देखेंगे उस बर्तन के अंदर बहुत सारे दाग, खरोच, कट्स, डर्ट्स, तो सरफेस उसका शाइनीपन खराब हो जाता है। तो जो सरफेस कम शाइनी होता है, दो सरफेस विच हैव लेस शाइन या फिर नॉन शाइनी होते हैं, ऐसे सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसमें हमको इमेज क्लियर नहीं दिखाई देता। इमेज हमको कैसा दिखता है, इसमें ब्लर दिखता है, इट्स कॉल्ड ब्लर। इसको हम बोलते हैं, इसमें खाली हम क्या देखते हैं, इल्यूमिनेशन, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में इल्यूमिनेशन। केवल हमको एक लाइट का स्पॉट दिखाई देगा, लाइट का धब्बा दिखाई देगा, हमको लगेगा कि हाँ कुछ वहां पे चमक रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या चमक रहा है उसका इमेज या प्रतिबिंब आपको नहीं दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ नॉन शाइनी सरफेस। तो व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम एन इर्रेगुलर सरफेस, इसका बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए एक पॉन्ड है या लेक है
या रिवर है या आपके घर में पानी का टैंक है, जब इसमें पानी जो है स्टिल मोड में होता है, स्टिल मोड मतलब बिना डिस्टर्ब किए, तो आप उसमें देखेंगे कि आपको आसपास के पेड़, ट्री या बर्ड्स, ये सारा का इमेज दिखाई देगा। तो उसको बोलते हैं रेगुलर, क्योंकि पानी स्टिल है, क्लियर है, बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो आपको उसका पिक्चर का रिफ्लेक्शन क्लियर दिख रहा है। स्पेकुलर, लेकिन उसको आप थोड़ा सा ऐसा फिंगर डाल के डिस्टर्ब कर दें तो यू विल सी द वेव्स क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द, इसके ऊपर में आप जैसे फिंगर डालेंगे या डंडा ऐसा डालेंगे या पत्थर डालेंगे तो उसके अंदर वेव्स क्रिएट हो जाएंगे। उस समय जब आप इसका इमेज देखेंगे रिफ्लेक्शन में तो आपको कैसा दिखेगा, उसको ब्लर बोलेंगे, यानी कि मूव करता हुआ, शेक करता हुआ या डिस्टर्ब्ड। तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट विच इज इन ब्लर्ड इमेज। जो ब्लर इमेज में है या अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं इल्यूमिनेशन। तो हमको चीज चमकता हुआ दिखाई देगा, हमको लगेगा समथिंग इज देयर, बट you cannot identify the exact image of the object when this is in irregular reflection, or it is called diffuse reflection. We'll come to go to number 3. We'll go to number 3, that is multiple reflection. That is multiple reflection. Third one is multiple reflection. पुनः परावर्तन। पुनः परावर्तन, अगर रिफ्लेक्शन कंटिन्यू होते रहे एक के बाद एक नॉन स्टॉप, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ऐसा रिफ्लेक्शन, the process of reflection in which the reflection takes on continuously till the intensity of the light goes, यानी कि ये रिफ्लेक्शन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक लाइट का इंटेंसिटी या उसका जो तीव्रता है वो बनी रहेगा। मीन्स सबसे बढ़िया एग्जांपल है बार्बर शॉप। बार्बर शॉप में या स्पा में आपने देखा होगा, आप दो मिरर के बीच में बैठते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट बैठा है तो आपको इसका रिफ्लेक्शन पीछे बहुत दूर तक दिखाई देगा, सामने बहुत दूर तक दिखाई देगा। आप ये चीज महसूस किया होगा। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, अनंत। और ये रिफ्लेक्शन का जो इमेजेस है, नंबर ऑफ इमेजेस आपको दिखते रहेंगे और उसका कोई अंत नहीं है। क्यों अंत नहीं है? क्योंकि यहाँ जो मैंने कहा था इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें एनर्जी होता है। लाइट में एनर्जी होता है। जहाँ तक लाइट ट्रेवल कर सकता है उसके पास इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आपका इमेज अच्छा होगा। अगर इंटेंसिटी कम हो गया तो इमेज जो है ब्लर होगा, तो धीरे 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 ये गायब हो जाएगा। आपने बहुत सारे एग्जीबिशंस में टेलीस्कोप देखा होगा या कुआं देखा होगा मिरर से। आप साइंस सेंटर भी जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कुआं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हमको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर बहुत गहराई है, आप हाथ डाल सकते हैं। बस ये एक फिनोमिना है लाइट का। तो आपको तीन तरह के रिफ्लेक्शन याद रखने हैं। पहला है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दूसरा है इररेगुलर, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड। और तीसरा है मल्टीपल, जो बार बार होता है। तो ये मिनिमम 3 रिफ्लेक्शन टाइप्स आपको याद रखना है आपके सिलेबस के लिए। नाउ वी गो टू स्पेरिकल मिरर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेरिकल मिरर। हिंदी में इसको गोलीय दर्पण कहते हैं। नाम से ही आपको पता चलता। आपने सो फार इन योर प्योर क्लासेस
छोटी क्लासेस में आपने प्लेन मिरर पढ़ा होगा, प्लेन मिरर इस लेसन में नहीं है, तो हम स्पेरिकल मिरर की तरफ चलते हैं। स्पेरिकल का मतलब व्हाट इज स्फीयर? स्फीयर मीन्स गोल वस्तु, समथिंग इज राउंड, इट्स कॉल्ड स्फीयर। व्हेन मिरर्स are of these shapes, when you cut a part of the sphere, this is one part, this is another part, तो what you get, आपको क्या मिलेगा? आपको ऐसा डिज़ाइन मिलेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऐसा डिज़ाइन मिलेगा। अगर हम किसी भी कट पीस को, स्फीयर के पीस को अंदर की तरफ पॉलिश कर दें, यानी कि बाहर रहेगा शाइनी, ये रहेगा रफ, और दूसरे में ये रहेगा रफ, ये रहेगा शाइनी। इस सिचुएशन को यहां देखिए, जिसका आउटर सरफेस, आउटर ऑफ द स्फीयर is shiny, then it is called convex. It's called convex mirror, और जिसका इनर साइड शाइनी होगा उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। हिंदी में उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो स्पेरिकल मिरर्स are the part of the sphere where two types of mirrors are formed, जिसमें हमको दो तरह के गोलीय दर्पण मिलते हैं। एक होता है उत्तल, यानी कि तल उठा हुआ, जैसा हमारा पेट होता है वैसे ही। इसका देखिए शाइनी सरफेस बाहर को है। अगर इसका हम दूसरा तरीके से इसका चित्र बना के दिखाएं तो आपके लिए ये मिरर ऐसा दिखेगा, और इसमें देखेंगे तो आपको ये मिरर ऐसा दिखेगा। तो जो पेंटेड पार्ट है वो इस तरफ है, इसमें जो पेंटेड पार्ट है वो इस तरफ है, शाइनी बाहर में। तो आप देखेंगे दोनों में कर्व है, एक बाहर को निकला हुआ, एक अंदर को दबा हुआ। ये आप इसको स्पून में देख सकते हैं, एल्युमिनियम का स्पून है या स्टील का स्पून आप नया खरीदेंगे तो आप स्पून में देखेंगे, चम्मच का जो गोलाई है से आप कंपेयर कर सकते हैं। उसको पलट के आप देखेंगे तो उसमें आपको कन्वेक्स मिरर वाला कंसेप्ट दिखाई देगा। जब अंदर को देखेंगे तो अंदर का जो गर्थ है, गहराई है, वो आपको कनकेव वाला पैटर्न दिखाई देगा। तो कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर्स। ये दोनों ही गोलीय दर्पण के उदाहरण होते हैं। आपके लेसन में यही दोनों हैं, इस दोनों के बारे में हमको पढ़ना है, और इसमें कितने प्रकार के इमेजेस बन सकते हैं डिफरेंट पोजीशन पे, और इसका मिरर फॉर्मूला क्या है, हम सवाल कैसे हल कर सकते हैं, यही इस लेसन में हमको देखना है। तो अभी हम चलते हैं रे डायग्राम पे। आपने देख लिया जस्ट एग्जाम्पल के लिए कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, किस तरह से ये स्फीयर के हिस्से हो सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट भी आधा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको फुल आधा कर देंगे तो भी, मैंने तो आपको समझाने के लिए एक पार्ट दिखाया, अगर आप इसको हाफ कर दें तो एक हाफ अंदर को शाइनी होगा, एक हाफ बाहर को शाइनी होगा। तो ये हो गया कन्वेक्स, ये हो गया कनकेव। अब हम चलते हैं रे डायग्राम। किसको बोलते हैं रे डायग्राम? चलिए हम देखते हैं रे डायग्राम ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। रे डायग्राम को हिंदी में बोलते हैं किरण आरेख। किरण आरेख हमको जानना है। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम रे डायग्राम कैसे बनाते हैं किसी भी मिरर का, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और कनकेव और कन्वेक्स मिरर में कि इसमें पोजीशनिंग क्या है। तो जब भी हम दो मिरर की बात करते हैं, कनकेव मिरर मैंने अभी भी कहा था, जिसका अंदर साइड शाइनी है और बाहर रफ है, और इसको इस तरह से हर मिरर को हम इसलिए दिखाते हैं, असल में इसमें बाल नहीं लगे होते हैं, ये बाल नहीं है, बट ये समझने के लिए है कि ये रफ सरफेस है, ये रफ है और ये भी रफ है,
बार बार इसको एक बार आप समझ लीजिए। इसको आप जो है ऐसा पेंट करके भी दिखा सकते हैं, बहुत सारे फिगर्स में, चित्र में आपको पेंट भी मिलेगा मोटा सा समझने के लिए। अगर यहाँ पे देखें, सबसे पहला रे डायग्राम में हम आइडेंटिफाई करते हैं सेंटर पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं P या पोल, इसको बोलते हैं पोल। या दोनों का साथ मैं करके जा रहा हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो शाइनी सरफेस की तरफ बनता है। इसलिए इसमें जो रे डायग्राम हम प्लॉट करेंगे ये वो इस तरफ को करेंगे, जबकि कन्वेक्स में ये अंदर को होता है। यानी कि कन्वेक्स मिरर आप जब देखेंगे तो आपको उसके अंदर चित्र दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि ग्लास के अंदर में चित्र है। तो ये इसके पीछे साइड बनता है मिरर के हमेशा, क्योंकि ये दोनों का पोजीशनिंग अलग है, इनका कट अलग है, एंगल्स अलग है, यही डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले इसमें सबसे पहले एक पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं पोल। थोड़ा सीधा खींच लेते हैं लाइन ताकि आपको समझने में आसानी हो। दूसरा ऐसा, अभी भी मैंने कहा था दोनों में फर्क क्या है। ये कन्वर्जेंट होता है, एक शब्द है कन्वर्जेंट, और ये होता है डाइवर्जेंट। कनकेव मिरर हमेशा कन्वर्जेंट होते हैं, यानी कि जब भी इसके ऊपर में लाइट गिरता है तो रिटर्न आते समय ये लाइट को मिक्स कर देता है, नज़दीक लेके आ जाता है। तो जब चीज़ें नज़दीक आती हैं, क्लोज आते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। और डाइवर्जेंस जस्ट उल्टा, जब इसमें रेस गिरते हैं तो वो दूर चले जाते हैं, फैल जाते हैं, तो फैलने को बोलते हैं डाइवर्जेंट, एंड नज़दीक आने को बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो इस वजह से कनकेव मिरर में जो इमेजेस फॉर्म होंगे वो मिरर के सामने फॉर्म होंगे, और कन्वेक्स में जो इमेजेस फॉर्म होंगे वो मिरर के बैक साइड में होंगे। इस वजह से हमको इस तरह से प्लॉटिंग करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड पोल, पोल इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट, इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर। ये आपको बनाना आना चाहिए और देख के आपको समझना चाहिए। इसके बाद एक होता है सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, अगर आप इसमें एक सर्किल तैयार करें, आपको तो मालूम है सर्किल का टुकड़ा है, अगर इसको हम इस तरह से एक सर्किल तैयार करें तो आप देखेंगे इसका सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं है। तो एक सर्किल का जो सेंटर पॉइंट होता है वही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस तरह से अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो सेंटर पॉइंट होगा इसी को हम बोलेंगे सी, बैक साइड में, यहाँ पे, यहाँ। तो ये इमेजिनरी सर्किल है, क्योंकि ये सर्किल का हिस्सा है, ये भी एक सर्किल का हिस्सा है। इस सिचुएशन में इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सी। अभी देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से P का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रेडियस, इट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी पोजीशन आपको अच्छे से समझना है, तभी यू कैन गो फॉर इमेज फॉर्मेशन, अदरवाइज यू कांट। उसके बाद आता है फोकल पॉइंट। एक वर्ड है फोकस, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले ये समझना है, ये जो लाइन हमने पहले खींचा था, दिस लाइन फ्रॉम पोल टू इंफिनिट, सी को टच करते हुए जो लाइन हमने खींचा है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यहां में भी वही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आप देखेंगे फोकस, आर के बीच में एक फोकस होता है, यानी कि फोकस का मतलब
ये देखिए C और P के बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे फोकस। यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसको हम बोलेंगे फोकस। फोकस यानी कि जिस जगह पे प्रतिबिंब बनता है मोस्टली, यानी कि जिस जगह पे रेस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। जब इस पे कोई लाइट गिरता है, अगर इस पर बहुत सारे लाइट गिरेंगे तो जब वापस आएगा तो फोकस से कटते हुए आएगा, फोकस से कटते हुए जाएगा। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ऑल द रिफ्लेक्टेड रेस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। जब आगे हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी तरह यहाँ भी ये फोकल पॉइंट, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और सबसे खासियत है, इसको कैपिटल F में हम लिखते हैं। उसके बाद बच जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट, इट्स कॉल्ड फोकल पॉइंट। इसको हम स्मॉल f में लिखते हैं, अंग्रेजी के स्मॉल f फोकल पॉइंट, और फोकस को हम कैपिटल F। फोकल पॉइंट अगर देखेंगे यहां से यहां का दूरी, देखिए बहुत मजेदार चीज है। फोकस इज r/2। अगर हम फोकस की बात करते हैं, फोकस होता है r/2 और फोकल लेंथ होगा, तो इसके बीच का दूरी, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहां से यहां का दूरी को बोलेंगे फोकल लेंथ। इसका मतलब एक आर में कितने फोकल लेंथ हो गए? एक आर में 1 2 3 4, यानी कि एक फोकस में 2 फोकल लेंथ। तो हमेशा फोकल लेंथ 2 फोकस के बराबर होता है। इसमें सवाल है, आगे हम जाके करेंगे। तो ये डिफरेंसेस पोजीशनिंग की आपको मालूम होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड रे डायग्राम, इसको बोलते हैं रे डायग्राम। जब हम इसमें रेस प्लेस करेंगे इस तरह से, अगला एक डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूं, या आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम में मिरर की पोजीशनिंग। कनकेव मिरर, कर्व्ड पोर्शन जो इनसाइड पॉलिश्ड होता है, इसलिए इसमें जो इमेज बनते हैं मिरर के फ्रंट में बनते हैं, और उस इमेज को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इमेजेस, क्योंकि इसमें जो लाइट रेज होते हैं कन्वर्ज हो जाते हैं, नज़दीक आते हैं। और जहाँ कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं हम, कन्वेक्स मिरर में अनपॉलिश्ड सरफेस, यानी कि अंदर की साइड में ही इमेज बनता है। जब आप ऐसे मिरर देखेंगे तो आपके उसके अंदर में आपको पिक्चर नजर आएगा, इमेज नजर आएगा। इसलिए इसमें जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है वो अंदर साइड में होता है, क्योंकि ये डाइवर्जेंट व्यू दिखाता है, यानी कि चीज़ों को फैला देता है, लाइट रेस को फैला देता है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं पोल, सबसे बड़ा प्राइमरी जिसके ऊपर में प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पॉइंट। किसी भी मिरर का सेंटर होता है, सेंटर मान के चलते हैं इसको। उसके सीध में एकदम जो लाइन खींचा होता है, स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यही है प्रिंसिपल एक्सिस जिसपे हमको मान के चलना पड़ता है कि सेंटर है। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो ये मिरर को हम फुल सर्किल कर लें तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर पॉइंट हमको मिलेगा, यानी कि इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है, मैथमेटिक्स में नॉर्मली हम पढ़ते हैं उसको रेडियस बोलते हैं, इसलिए वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि यहाँ से अगर ये डिस्टेंस आप देखेंगे, ये डिस्टेंस देखेंगे, ये तीनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए, इसीलिए उसको रेडियस बोलते हैं। उसके बाद आता है फोकस। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो रेज इसमें गिरते हैं मिरर में, वो वापस टकराते हैं, रिफ्लेक्शन। क्योंकि मिरर का काम क्या है, मिरर कौन सा फंक्शन पे काम करता है? रिफ्लेक्शन पे। बार बार इसको आपको याद करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन यानी कि चीज़ों को, लाइट को परावर्तित कर देता है और हम उसमें अपना इमेज देख सकते हैं या उस चीज़ का पिक्चर को देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन जब करता है, जब यहाँ पे आप देखेंगे जब लाइट रेज यहाँ गिरेंगे ऐसा, तो ये जब वापस आएंगे रिटर्न में तो इस फोकस को टच करके आएंगे। जब ये वापस आएंगे तो इस फोकस को टच करके आएंगे। यहाँ से भी गिरेंगे तो ये वापस जाएगा तो इस फोकस को टच करके जाएगा। इसी तरह से ये रिटर्न हो। तो ये फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे
रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं या जंक्शन है या मिलते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये फोकस है, जब यहाँ पे कोई लाइट्स गिरते हैं तो ये तो रिटर्न कर देगा उसको, लाइट तो रिटर्न चले जाएंगे उसी रास्ते से जिस रास्ते से आया था, ये रिटर्न कर देगा। लेकिन इसका जो इमेज है वो इमेज डॉटेड लाइन से इसको इंटरसेक्ट करेगा। इसमें जो एक्सपेक्टेड इमेज होगा वो इस तरह से जाएगा ऐसा। तो इससे देखेंगे आप इस लाइन का रिफ्लेक्शन तो यहाँ हो गया रे का, बट उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो इस पॉइंट पे आएगा, यानी कि मिरर के बैक साइड में, क्योंकि ये डाइवर्जेंट मिरर होता है और इसलिए हम इसको मिरर के पीछे कैलकुलेट करते हैं। तो ये पोजीशनिंग है रे डायग्राम की, कनकेव मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसमें पोल होता है, प्रिंसिपल फोकस जो C और P के बीच में होता है, C उस एक्सपेक्टेड सर्किल का सेंटर पॉइंट, और स्मॉल f यानी कि फोकल पॉइंट फोकस और पोल के बीच का जो पोजीशन होता है उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। तो ये 4-5 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो कंपोनेंट्स हैं आपको याद रखने हैं। रे डायग्राम बनाते समय बार बार हम इस वर्ड को यूज करने वाले हैं आगे जब भी हम स्फेरिकल मिरर में और आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने जैसा अभी कहा, इसमें हमको इमेज फॉर्मेशंस पढ़ने हैं। कनकेव मिरर्स कितने किस्म के इमेज बना सकते हैं, कन्वेक्स मिरर कितने प्रकार की इमेज बना सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार साइंस सेंटर वगैरह में आप गए होंगे तो आपको इस तरह के मिरर्स वहाँ पे रखे हुए दिखाई देंगे। आप जाके उसमें देखिए कभी, तो आप कैसा महसूस करते हैं। कनकेव मिरर में किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा दिखाई देता, आप अपनी नाक को देखेंगे तो आपका नाक इतना बड़ा दिखाई देगा, जबकि आप कन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो भारी शरीर होगा तो भी छोटा सा दिखाई देगा। इसलिए ये सारी चीज़ें, जैसे गाड़ी में रियर व्यू देखने के लिए, साइड व्यू देखने के लिए जो मिरर्स लगे होते हैं कार में, ये वाला मिरर होता है, इतना बड़ा सा बस उस छोटे से मिरर के अंदर आपको दिखाई देता है। ये इसकी डाइवर्जिंग कैपेसिटी की वजह से है। और किसी छोटे चीज़ को बड़ा करके देखना है तो हम इसमें कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्शन में क्या क्या होता है, किस प्रकार के रिफ्लेक्शंस इसमें होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन डिफरेंट है, स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन डिफरेंट है। रिफ्लेक्शन का नियम इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, उसमें भी सेम है, बट काम करने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि इसका बनावट देखिए आप, इसका जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन डिसाइड करता है कि मिरर का इमेज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट्स का इमेज कैसा होगा, इंप्रेशन कैसा होगा, किस चीज़ को हमको सेंटर से कितना दूर रखना है, फोकस से कितना दूर रखना है, फोकस से कितने पास रखना है, कितना हाइट पे रखना है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि मिरर में इमेज कैसे बनता है। सो दिस इज अबाउट रे डायग्राम। ये रे डायग्राम इज नथिंग बट द ट्रेसेस ऑफ पाथ। जस्ट एक डेफिनेशन में लिख देता हूँ छोटा सा। रे डायग्राम क्या है, अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज रे डायग्राम, रे डायग्राम इज नथिंग, it traces the path of light और light rays, जो भी है, a person observe। आप किसी भी मिरर में किसी इमेज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके रास्ते कैसे हैं, लाइट कहाँ से जाता है, कितनी दूरी से जा रहा है, कितनी ऊंचाई से जा रहा है, और किस प्रकार का इमेज बन रहा है, ये सारे चीज को जो स्टडी करने का एक आउटलाइन है, उस आउटलाइन को हम बोलते हैं रे डायग्राम या किरण आरेख। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन, लाइट रे को एरो करके हम दिखाते हैं, आपको पता है, स्ट्रेट लाइन को हम ऐसा करके दिखाते हैं। ये सारे सिंबल्स हैं जिसके वजह से हम ये डायग्राम बना के आपको समझा सकते हैं कि एक्चुअली में जब इमेज बनता है स्फेरिकल मिरर में, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, तो किस तरह से बनता है। और इसमें जो इमेजेस बनते हैं वो वर्चुअल हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, इन्वर्टेड हो सकते हैं, या अपराइट हो सकता है, एनलार्ज हो सकता है, या स्मॉल हो सकता है। ये जो वर्ड्स
टर्म्स मैंने अभी यूज किया, देखिए वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, नॉट ओरिजिनल। हिंदी में बोलते हैं आभासी, जो हमको आभास होता है। आप प्लेन मिरर में अपना शीशा में अपना दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो जो प्लेन मिरर आपको दिखाता है वो कौन सा पिक्चर है? वो वर्चुअल होता है, वो रियल नहीं होता। और वर्चुअल की हम क्या कर सकते हैं, इंप्रेशन नहीं बना सकते हैं। वर्चुअल जो इमेजेस होते हैं उसके इंप्रेशन नहीं बनते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल में कभी मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा। तो वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, लगता वैसे ही है। आप प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो तो आपको लगता है आप 100% नहीं, आप राइट दिखा रहे हैं तो वहां से लेफ्ट दिखता होगा, क्योंकि ये उल्टा है। रियल वास्तविक, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही दिखेगा तो रियल। उसके बाद आता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब सिर नीचे और पांव ऊपर। पिक्चर अगर ऐसा है तो आपको इमेज में उल्टा दिखेगा। अपराइट करेक्ट दिखेगा, आपने ऐसा रखा है तो आपको इमेज भी ऐसे ही दिखेगा। और इन्वर्टेड में आपको इमेज ऐसा दिखेगा जबकि आप पिक्चर ऐसा रखेंगे। उसके बाद आता है एनलार्ज। आपने ये पेन रखा है तो आपको इस पेन का साइज बड़ा दिखाई देगा। तो साइज बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं एनलार्ज होना, और साइज वास्तविक से छोटा हो जाए तो उसको बोलते हैं स्मॉल होना। तो ये जो सारे सिचुएशंस हैं ये आपको स्फेरिकल मिरर में देखने को मिलेंगे। प्लेन मिरर में आपको सिमिलर और वर्चुअल मिलता है। आपका साइज भी सेम होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो इंप्रेशन बनता है